मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने मोमेंटम फाइंड आउट किया था, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम गामा एम वी, वेयर गामा वाज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। अब p की वैल्यू क्या है? p इज इक्वल टू गामा एम वी, तो d बाई डी टी ऑफ गामा एम वी। नाउ v गामा इज द फंक्शन ऑफ v, तो f की वैल्यू गामा एम वी। नाउ m बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t। v एंड गैमा की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? पहले आप 1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे और v को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये टर्म आ जाएगी डी वी बाई डी टी इंटू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप v को कांस्टेंट रखोगे और इसका 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, तो आपका ये टर्म आएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका f कुछ इस तरह से आएगा। नॉर्मली क्या होता है? f इज इक्वल टू नॉर्मली नॉन रिलेटिविस्टिक केस में p इज इक्वल टू एम वी होता है और f इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, मतलब कि डी एम वी बाय डी टी, मतलब f इज इक्वल टू m बाहर आ जाएगा डी वी बाय डी टी एंड f इज इक्वल टू एम ए। ऐसा नॉन रिलेटिविस्टिक केस में होता है, लेकिन अपने रिलेटिविस्टिक केस में f की वैल्यू कुछ ऐसी है, एम ए बाय अंडर रूट 1 एम ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रेज टू 3/2। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिकम्स, अब ए को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, ए को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ और पूरे, तो आपका एक्सेलरेशन कुछ ऐसा मिलेगा। मास एंड एनर्जी। नाउ if we apply a continuous force and it acts in for some distance ds, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? फाइनल लॉ फॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h f ds। नाउ f की जगह पे आप डी पी बाई डी टी पुट कर दो और p की जगह पे गामा एम वी। नाउ डी एस बाई डी टी क्या होता है? v इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो ये डी एस बाई डी टी की जगह मैंने v पुट कर दिया। अब यहाँ पे गामा है, गामा की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स। नाउ अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो x की जगह पे v और y की जगह पे ये एम वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन इंटीग्रेशन एक्स डी वाई जैसी हो जाएगी। तो होगा क्या? आंसर एक्स वाई मतलब v इंटू एम वी बाय
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मतलब वी इंटू एम वी स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इंटू डी एक्स, यहाँ पे x क्या है v इंटू डी एक्स, मतलब ये डी एक्स है यहाँ पे डी वी। ये सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा होगा। तो इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो कुछ ऐसा होगा। अब डेरिवेटिव कैसे करो पता है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम वैल्यू y कंसिडर करो। उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, आप करके देखो तो कुछ ऐसा आएगा एम सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और अभी भी हमने वैल्यूज 0 से v तक पुट नहीं की इंटीग्रेशन की। उसके बाद आप ये लिमिट्स भी पुट कर दो। पहले वी स्क्वायर की जगह v और बाद में वी स्क्वायर की जगह पे 0 अब पुट करके देखो तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज नथिंग बट गैमा सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। तो आप इस तरह से लिख सकते हो गैमा माइनस 1 इंटू एम सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। So this is your kinetic energy. Now let us write total energy E as gamma mc। अब ये जो gamma mc है ना उसे हम total energy E की तरह लिखेंगे gamma mc square। So total energy gamma mc is interpreted as total energy E and gamma mc स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, mc स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ तो के ई प्लस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू योर टोटल एनर्जी E। देन अब ये आ गया आपका टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर प्लस के ई। अब जब मेरा पार्टिकल रेस्ट पे है, नाउ माई पार्टिकल इज नॉट मूविंग, अगर पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, कोई मोशन ही नहीं है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जब मेरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब जब मेरा पार्टिकल रेस्ट पे है, तब उसकी टोटल एनर्जी E को मैं E0 कहूँगी। तब उसकी एनर्जी को मैं E0 कहूँगी। E0 मतलब रेस्ट एनर्जी माने पार्टिकल जब मोशन में नहीं है, पार्टिकल जब रेस्ट पे है तब उसकी एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी, उसे मैं E0 कहूँगी। E0 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्योंकि के ई तो 0 है, सो E0 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में एम सी स्क्वायर की जगह पे E0 पुट कर दो तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई। सो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ E इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी आपको जैसे मैंने बताया गामा एम सी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी एट लो स्पीड्स पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। नाउ के ई इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर, वो अभी हमने कैलकुलेट किया। अभी आप गामा की वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद नाउ यू नो, अब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर व्हेन एक्स इज mod of x is very less than 1। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ का क्या होगा, n की जगह आप माइनस हाफ कंसिडर करो तो क्या होगा, 1 माइनस हाफ ऑफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मतलब
1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2c²। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने किस तरह से लिखा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई c² रेज टू -12। तो ये कैसा मिला मुझे, 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई c²। और कब होगा, जब v बाय c इज वेरी वेरी लेस देन 1। v बाई सी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 मतलब v इज़ वेरी लेस देन c, मतलब काफ़ी कम स्पीड पे। काइनेटिक एनर्जी एट लो स्पीड्स की बात कर रहे हैं अभी कि काइनेटिक एनर्जी एट लो स्पीड्स की बात कर रहे हैं अभी हम। तो अभी ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √1 माइनस वी स्क्वायर बाई c² की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, लगभग वापस हाफ mv² जैसी आ जाएगी। तो आपके लो स्पीड से स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम स्पीड अगर हो ऑब्जेक्ट की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, हाफ mv² जैसी। अब आप 1.9 एनर्जी एंड मोमेंटम। नाउ लेट्स बिगिन विथ टोटल एनर्जी। आपने इक्वेशन 1.23 में टोटल एनर्जी की कुछ फॉर्मूला ऐसी डिराइव की है। अब इसको आप स्क्वायर करो तो ई² आपका ऐसा आ जाएगा। नाउ इक्वेशन 1.17 में देखो, हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंटम भी डिराइव किया था कुछ इस तरह से। इसका स्क्वायर करो और उसके साथ में c² मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा आएगा। फिर अब हमारे पास e² है और p से c² है, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो e² माइनस p² c² सब्ट्रैक्ट करके आप उसे सिंप्लीफाई करो तो आएगा mc² रेज टू स्क्वायर, मतलब अब e² माइनस p² c² इज इक्वल टू mc² का होल स्क्वायर। अब p² c² को इस तरफ ले आओ तो e² इज इक्वल टू m² c4 प्लस p² c²। तो आपको एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन मिला। नाउ 1.9.1 मासलेस पार्टिकल। मासलेस पार्टिकल मतलब m इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई पार्टिकल हो सकता है जिसके पास मास ही नहीं है। नाउ व्हेन v इज लेस देन c, जब v की वैल्यू c से काफ़ी कम है, तब अगर आप m इज इक्वल टू 0 कंसिडर करें तो इस इक्वेशन के हिसाब से और देखो, अगर v की वैल्यू c से काफ़ी कम है और m इज इक्वल टू 0 कंसिडर करो तो इस इक्वेशन के हिसाब से e इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए और इस इक्वेशन के हिसाब से p इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। सो e एंड p बोथ आर 0। It is clear that E and P both are 0. So massless particle with a speed less than that of light can have neither energy nor momentum. मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड लाइट की वेलोसिटी से कम है और अगर वो मासलेस है तो उसके पास ना तो एनर्जी है ना तो मोमेंटम है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। However, when m is equal to 0 and v is equal to c, जब m की वैल्यू 0 हो जाएगी और v की वैल्यू c हो जाएगी, तो अब देखो आप m की वैल्यू 0 और v की वैल्यू c, तो इस इक्वेशन में e कैसा हो जाएगा 0/0 और p कैसा हो जाएगा 0/0। सो E and P both are 0/0 which are indeterminate। ये दोनों indeterminate है। सो E और P की कुछ वैल्यूज़ हो सकती है, which means कि अगर आपका मास
There exists massless particles that possess energy and momentum provided that they travel with the speed of light. Massless particle कभी possible हो सकते हैं जब वो speed of light के साथ travel करे तभी. Now equation 1.24 for m is equal to 0 gives. अब massless particle के लिए इस इक्वेशन में आप m इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ई इज इक्वल टू पी सी. दिस इज द एनर्जी फॉर massless particle. Now what is electron volts? 1 electron volt is the energy gained by an electron accelerated through potential difference of 1 volt. तो अगर आप कोई एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट करे तब वो जितनी एनर्जी गेन करेगा ना उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे. यू नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. एग्जाम्पल 1.8 को होमवर्क में लीजिए. Now, special theory of relativity is concerned only with inertial frames, that is, frames that are not accelerated. Special theory of relativity में जैसे हमने कल जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है. और इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कैसी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है? वैसी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल करती है. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0. तो जिन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड नहीं होती उनमें सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम यूज़ कर पाते हैं. लेकिन अगर आपको एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है आपके पास तो आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ कर. नाउ लेट अस स्टडी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करने के लिए आप दो सिस्टम लीजिए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिए. एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ स्पीड v से आपका एस डैश मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस. सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, क्योंकि ये अब एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या है? एस डैश के कोऑर्डिनेट्स. एक्स वाई जेड क्या है? एस के कोऑर्डिनेट्स. अब एस डैश अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है तो फिर एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी? एक्स माइनस वी टी. देयर इज नो रिलेटिव मोशन इन वाई एंड जेड डायरेक्शन. वाई जेड डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, मोशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. तो आपका वाई डैश और जेड डैश चेंज नहीं होगा. वाई डैश इज इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड. फर्दर we assume that t dash is equal to t. टाइम तो सेम ही रहेगा, t dash is equal to t. Now the set of equation 1.32 to 1.35 is called Galilean transformation. तो x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z and t dash is equal to t को हम क्या कहेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. अब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो एस डैश में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वी एक्स डैश, दैट इज डी एक्स डैश डी टी डैश. मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा? डी एक्स डैश बाई डी टी डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल टू
dx/dt माइनस v dt/dt, मतलब dx/dt क्या है, v x माइनस v, और dx'/dt क्या है, वी एक्स डैश। तो वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। उसी तरह से वी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश बाई डी टी डैश। अब डी वाई डैश वाई क्या, वाई डैश क्या है, वाई, और टी डैश क्या है, टी। तो दिस विल बी इक्वल टू डी वाई डैश बाई डी टी डैश विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू वी वाई। उसी तरह से वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड। अब although Galilean transformation and corresponding velocity transformation seem straightforward enough, they violate the postulates of relativity. ये जो आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के दोनों पोस्टुलेट्स को वायलेट कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का, इट सेज दैट लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। First postulate calls for the same equations in both S and S dash initial frames. But the equations of electricity and magnetism become very different when Galilean transformation is used to convert quantities measured in one frame into their equivalents. पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के इक्वेशंस काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं जब हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं कन्वर्जन के लिए। तो फर्स्ट पोस्टुलेट वायलेट हो गया। और सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट सेज दैट स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। पर अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करें इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करेंगे तो क्या होगा, सी डैश इज इक्वल टू सी माइनस वी, मतलब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। सो आपका सेकेंड पोस्टुलेट भी वायलेट हो गया, विच मीन्स कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट परफेक्ट, कुछ इनपरफेक्शन है। सो वी मूव ऑन टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया है, एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी। गैलीलियन में कैसा था, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। इसकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने k इंटू एक्स माइनस वी टी पुट किया। k इज़ अ फैक्टर दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन t और x या t दोनों पे डिपेंड नहीं करता, बट इट मे बी अ फंक्शन ऑफ v। k फंक्शन ऑफ v हो सकता है। नाउ k इज लीनियर इन x एंड x डैश। k x और x डैश में लीनियर भी है। Because the equation of physics must have same form in S and S dash, we only need to change the sign of V to write the corresponding equation of X in terms of X and X dash minus T dash. अब S dash जो है वो पॉजिटिव X डायरेक्शन में V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि मैं देखने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्लस वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तब हमने क्या किया, एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी। अब अगर मैं एस डैश पे खड़ी हूँ, आई एम सिटिंग ऑन एस डैश, तो मुझे एस कैसा दिखेगा, मुझे एस, मैं एस डैश पे स्टेशनरी खड़ी हूँ तो मुझे एस कैसा दिखेगा, एस इस तरफ पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा अगर मैं एस पे स्टेशनरी खड़ी हूँ तो। विच मीन्स कि मेरा S माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव होता हुआ इस डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखेगा, माइनस वी वेलोसिटी, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब मैं कैसे लिखूंगी, के
एक्स डैश, अभी मैं एक्स डैश पे हूँ, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देती हूँ, एक्स डैश प्लस वी टी। सो एक्स इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी। इस तरह से लिख सकती हूँ, सी आई रोट इट लाइक दिस, एक्स इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी। अब y डैश और z डैश चेंज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हमारा मोशन प्लस x डायरेक्शन में है, इसीलिए। नाउ इस x डैश की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, x के डैश की जगह पे ये वाली x की वैल्यू पुट कर दो, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आप टी डैश को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। नाउ second postulate of relativity gives us the way to calculate k को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड पोस्टुलेट यूज करेंगे। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? दैट स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो एस फ्रेम की बात करें तो लाइट टी टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगी? एक्स इज इक्वल टू सी टी। अगर आप एस डैश फ्रेम की बात करें तो लाइट तभी भी लाइट की वेलोसिटी सेम होगी, तो लाइट तो हमें ये दोनों इक्वेशन मिलेंगे एस और एस डैश में। नाउ substituting for x dash and t dash in equation 1.45 with the help of 1.39 and 1.43। अब इस x dash की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो और ये t डैश की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आपका ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। अब इसके बाद आप क्या करो, x को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ और सिंप्लीफाई करो। x इज इक्वल टू सी टी इंटू 1 प्लस वी बाई सी डिवाइडेड बाई 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 सी बाई वी। कुछ ऐसा इक्वेशन आपका बनेगा। नाउ x और सी टी दे आर इक्वल, सी x इज इक्वल टू सी टी, तो सी टी की जगह पे आप x लिख दो, तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। दिस इज इक्वल टू, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। सो इस ब्रैकेट को 1 से इक्वेट किया, फिर k को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया, तो k की वैल्यू क्या आई? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब आप ये जो k की वैल्यू मिली उसे पुट कर दो t डैश में, इस इक्वेशन में 1.43 में, और k कहाँ पे है? यहाँ पे 1.39 में k की वैल्यू पुट करो, तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशंस आएगी। x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो सारे इक्वेशंस हैं 1.47, 1.48, 1.49 एंड 1.50, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हें हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्म। ईयर 1887 की बात है, जब माइकलसन ने एडवर्ड मोरले के साथ कोलैबोरेशन किया था
और एक एक्सपेरिमेंट की थी। एक्सपेरिमेंट क्या थी उसके पहले आप ये जान लीजिए दैट 1887 में ये पता नहीं था दैट लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तब ऐसा कॉन्सेप्ट था लोगों के दिमाग में दैट लाइट को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो वो सोचते थे कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो वो समझते थे कि पूरे यूनिवर्स में एक एथर करके एक मीडियम है। एथर करके कोई मीडियम है और वो मीडियम क्या करता है, वो लाइट वेव को कैरी करने का काम करता है, एथर। तो पूरे यूनिवर्स में दे थॉट दैट देयर इज अ मटेरियल कॉल्ड मीडियम कॉल्ड एथर। ऐसा हाइपोथेसिस थी, ऐसा लोग सोचते थे। तो पूरे यूनिवर्स में एथर है। सो Michelson in collaboration with Edward and Morley did an experiment to measure the motion of Earth through ether. तो माइकलसन और मोरले करना क्या चाहते थे कि इस एथर के थ्रू मोशन ऑफ अर्थ को मेजर करना चाहते थे। पूरे यूनिवर्स में कोई एक मीडियम है एथर करके, उस एथर के रिस्पेक्ट में अर्थ का मोशन किस तरह से है वो माइकलसन और मोरले डिटरमाइन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, they used a pair of light beams formed by half silvered mirror. One light beam is directed to mirror along path perpendicular to ether current and other goes to mirror along the path parallel to ether current. Both beams end up at the same viewing screen. तो उन्होंने किया क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन्होंने सोचा कि हाइपोथेटिकल एथर जो है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है ये, और हमने एक सोर्स ऑफ लाइट ली। अब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ आएगी और इस मिरर से स्प्लिट अप हो जाएगी। स्प्लिट अप होके ये बीम स्प्लिटर है। बीम स्प्लिटर क्या करता है, वेव को दो इक्वल एम्पलीट्यूड्स में स्प्लिट करता है। तो एक बीम इस तरफ इस यहाँ पे जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। उसी तरह से दूसरी बीम मिरर बी पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और यहाँ से हमें व्यूइंग स्क्रीन से दिखेगी। व्यूइंग स्क्रीन पे यहाँ पे क्या दिखेगा, एक बीम जो मिरर ए से रिफ्लेक्ट होके आई है और दूसरी बीम जो मिरर बी से रिफ्लेक्ट होके आई है। ऐसी दो बीम्स हैं, ठीक है। अब अगर कोई एथर करंट या एथर जैसा कोई मीडियम होता तो क्या होता, और अगर एथर जैसा मीडियम ना होता तो क्या होता। अगर एथर जैसा कोई मीडियम नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ वैक्यूम है, एथर जैसा कोई मटेरियल मीडियम नहीं है तो क्या होगा कि ये वाली वेव इस तरफ जाने वाली वेव जितना टाइम लेगी उतना ही टाइम इस तरफ जाने वाली वेव भी लेगी, और दोनों यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस करेंगे। पर अगर यहाँ पे कोई ऐसा हाइपोथेटिकल एथर है, एथर जो वेलोसिटी v से इस तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि इसका जो ये वाली वेलोसिटी है इस पे असर आएगा। जब बीम इधर से वापस आ रही है तब कुछ अलग टाइम लगेगा, और जब वो मिरर b तक जा रही है और वापस आ रही है तब उसको कुछ अलग टाइम लगेगा, क्योंकि उसके साथ ये दूसरी वेलोसिटी v भी तो उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये दोनों
अगर जैसा माइकलसन एंड मोर्ले चाहते थे कि अगर वो क्या चाहते थे कि हाइपोथेटिकल एथर करंट के कारण जो आपकी बीम वापस आ रही है और जो ये उसके परपेंडिकुलर इस पाथ से, पाथ ए से और पाथ बी से आती हुई वेव डिफरेंट होगी, मतलब के बीच को अलग अलग टाइम लगेगा, पाथ ए और पाथ बी को अगर अलग अलग टाइम लगे तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ। तो माइकलसन एंड मोर्ले चाहते थे कि उन्हें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस दिखे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस अगर दिखता तो वो कंक्लूड करते कि पाथ ए से आने वाली लाइट और पाथ बी से आने वाली लाइट अलग अलग है, का टाइम का पाथ डिफरेंस अलग अलग है, मतलब कि दोनों अलग अलग टाइम ले रही हैं, विच मीन्स कि पाथ बी पे किसी एक पाथ पे, पाथ है या पाथ बी, किसी एक पाथ पे हाइपोथेटिकल करंट की डायरेक्शन है और उसके पर तो जहाँ पे हाइपोथेटिकल करंट की डायरेक्शन है, एथर की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर वाली लाइट आपकी जिस डायरेक्शन में एथर करंट है उससे डिफरेंट होगी। ऐसा वो सोचते थे कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं दिखा। इसका मतलब कि इट हैड टू कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट, इट शोड दैट एथर डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो फर्स्ट रिजल्ट तो यही आया कि एथर जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इस एक्सपेरिमेंट को बेटर समझने के लिए आप माइकलसन interferometer experiment. Now, Michelson interferometer originally devised by Michelson and Morley to detect ether drift is very useful device in optics and can be useful for variety of purposes. अब आपके थर्ड ईयर में ये एक्सपेरिमेंट you have to do lab में. Principle of Michelson interferometer experiment is based on amplitude division. The apparatus required are a sodium lamp, lenses, beam splitter, compensating plate, 2 mirror with suitable mounting arrangements. तो चाहिए क्या? एक सोर्स, बीम स्प्लिटर, कंपेंसेटिंग प्लेट और 2 मिरर M1 और M2. Light from the source passes through glass plate and falls on the beam splitter, which is half silvered plate. The split beam falls on mirror M1 and M2. On reflection from the mirrors, the beams are back at the beam splitter. क्या होगा? सोर्स से बीम जाएगी और बीम इस बीम स्प्लिटर के अंदर इस पॉइंट पे आके स्प्लिट हो जाएगी। एक इस तरफ जाएगी और एक ऊपर की तरफ जाएगी। तो और ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ आई और फिर यहाँ से एक इस तरफ जाएगी और एक ऊपर की तरफ M1 की तरफ जाएगी। M1 की तरफ जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी यहीं पे, और ये जो M2 की तरफ जा रही है वो भी रिफ्लेक्ट होके आएगी यहीं पे। बीच में मैंने कंपेंसेटिंग प्लेट क्यों रखी है वो देखो आप। आप ऑब्जर्वर जो है वो इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है।
तो उसके लिए दोनों बीम्स जो M1 से आ रही है और जो M2 से आ रही है, ये दोनों बीम सेम पाथ ट्रैवल करनी चाहिए। पर देखो क्या हो रहा है, अपनी ये वाली M1 वाली बीम का पाथ देखो आप, ये बीम यहाँ पे आई, यहाँ से स्प्लिटर के अंदर गई और फिर स्प्लिटर के अंदर गई और फिर ऊपर ग्लास प्लेट में ऊपर गई। तो ग्लास प्लेट की थोड़ी सी थिकनेस फिर M1 तक जाएगी, फिर वो हवा में वापस आएगी, फिर वो वापस ग्लास प्लेट से पास होगी और फिर इस पॉइंट पे आके नीचे चली जाएगी। मतलब ये ग्लास प्लेट के थ्रू ये वाली बीम दो बार, M1 के थ्रू आने वाली बीम दो बार ग्लास प्लेट के थ्रू पास हुई। अगर ये कंपेंसेटिंग प्लेट ना होती, अगर ये प्लेट हम ना रखते, तो क्या होता कि ये जो दूसरी बीम है वो ये यहाँ से निकल रही है, इस पॉइंट से निकल रही है, इस पॉइंट से वो M1 M2 पे जाती, रिफ्लेक्ट होती, वापस आती और हमें यहाँ से दिख जाती। लेकिन हमारा M1 का क्या हो रहा है, M1 जो है वो ग्लास प्लेट के अंदर दो बार ट्रैवल कर रही है। तो हम क्या करते हैं कि उतनी ही थिकनेस वाली एक ग्लास प्लेट रख देते हैं, ताकि क्या हो कि हमारी जो दूसरी प्लेट जो M2 वाली बीम है वो भी दो बार ग्लास प्लेट से पास हो। देखो यहाँ से वो जाते वक्त एक बार हो रही है और आते वक्त दूसरी बार हो रही है। तो कंपेंसेटिंग प्लेट इसीलिए यूज़ हुई है। The beam becomes coherent and will interfere, which can be seen by the observer. तो ये जो बीम्स वापस आती है वो कोहेरेंट होती हैं एंड दे विल इंटरफियर, और आप ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर को इंटरफियरेंस फ्रिंजेस दिखेंगे। The beam splitter partially reflects and transmits light. The mirrors are mounted and their planes can be adjusted by turning screws, and thus can be arranged to be at right angles to each other, with the beams falling at them at normal incidence. माइक्रोमीटर मिरर M1 और M2 को एडजस्ट किया जाता है ताकि M1 और M2 एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे हो। देखो M1 और M2 एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। The mirror M2 can be moved and the micrometer screw and displacement recorded. The compensating plate is provided to ensure that two beams reflected from the two mirrors pass through the same thickness before interfering. तो compensating plate का के बारे में बताया है। Now for constructive interference आपको पता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपने सेमेस्टर 2 में स्टडी किया है। सो पाथ ऑफ BM1B एंड पाथ ऑफ BM2B, मतलब कि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इन दोनों का पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। With a point source and mirrors correctly aligned at equal distances from B, there will be a constructive interference when the angle of incidence of beam splitter is 45 degrees and the beams are incident normal to the mirrors. अब अगर आप पॉइंट सोर्स लो और दोनों मिरर्स को करेक्टली अलाइन करो 90 डिग्री पे with respect to each other and both of them should be at equal distances from
बीम स्प्लिटर बी। और अगर बीम स्प्लिटर जो है वो 45 डिग्रीज के एंगल पे है इस तरह से दोनों के रिस्पेक्ट में, तब आपको इंटरफियरेंस पैटर्न मिलेगी। वो इंटरफियरेंस पैटर्न कैसी होगी? सर्कुलर फ्रिंजेस के फॉर्म में होंगी। ना आपको थर्ड सेमेस्टर में एक प्रैक्टिकल आएगा टू कैलकुलेट टू डिटरमाइन और टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इंटरफियरेंस फ्रिंजेस, पहले तो आपको सर्कुलर इंटरफियरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन करनी है और फिर आपको माइक्रोमीटर स्क्रू को कुछ इस तरह से मूव करना है दैट आपकी फ्रिंजेस बाहर जाती हुई दिखे। और फर्ज करो कि 50 इंटरफियरेंस फ्रिंजेस बाहर निकल गई, तब आपका माइक्रोमीटर स्क्रू कितना चेंज हुआ वो काउंट करें, वो आप काउंट करो। और उसके बाद आपको पाथ डिफरेंस के थ्रू नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी डिसअपियर हुई उसके थ्रू आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। ये प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में करेंगे लैब में। LQ1, LQ2, LQ3 होमवर्क में लो। SQ2, SQ4, SQ5, SQ6 और SQ7 होमवर्क में।